हेलो स्टूडेंट, एयरफोर्स और नेवी का जो यूट्यूब चैनल के ऊपर 60 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला था, आज उसकी पहली क्लास है और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास। सबसे पहले सभी को पता है फिजिक्स होती क्या है। फिजिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है जो आपको नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना के बारे में बताए। उस साइंस की ब्रांच को क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। अपने चारों जितने भी नेचुरल फिनोमिना है, तेज हवाओं को चलना, बारिश होना, धूप के अंदर कपड़ों का सूखना, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है? फिजिक्स है। फिजिक्स के अंदर दो मेन थ्रस्ट है, एक तो है यूनिफिकेशन और एक होता है आपका रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या होता है? इस अटेम्प्ट के अंदर फिजिक्स की सारी फिनोमिना को एक्सप्लेन किया गया। किसकी हेल्प से? कुछ एक कंसेप्ट की हेल्प से। कुछ एक कंसेप्ट की हेल्प से मैक्सिमम फिनोमिना को एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन। क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम फिनोमिना explained by help of few concepts, that is known as unification. Reductionism, मैक्रोस्कोपिक को एक्सप्लेन करना किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से। क्या कहलाता है? रिडक्शनिज्म। क्या कहलाता है? तो दो मेन थ्रस्ट है इसके, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। क्लियर चीज? यूनिफिकेशन maximum phenomena explained by few concepts, reductionism macroscopic explained by help of a microscopic system। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कई बार फोर्सेस के ऊपर एयरफोर्स एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मेन 4 टाइप के फोर्स है। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्स का वीकेस्ट फोर्स यही होता है। यूनिवर्स का वीकेस्ट फोर्स यही होता है। ग्रेविटेशन फोर्स का फील्ड पार्टिकल पूछे तो ग्रेविटोन होता है, फील्ड पार्टिकल। वीकेस्ट फोर्स पूछे ग्रेविटेशन फोर्स, फील्ड पार्टिकल पूछे ग्रेविटोन। F इज इक्वल टू होता है G m1m2/r²। ये हम एक्सप्लेन करेंगे ग्रेविटेशन के चैप्टर में। यहां पे देखिए दो मासेस है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है तो सेंट्रल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? सेंट्रल। और जो सेंट्रल फोर्स होता है उसे क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। सेंट्रल फोर्स को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। प्रोडक्ट लॉ को फॉलो करता है और इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। आपसे इसकी रेंज पूछे तो लॉन्ग रेंज फोर्स है और इसकी रेंज कितनी है? इनफाइनाइट रेंज। लॉन्ग रेंज फोर्स है। क्या है? लॉन्ग रेंज। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जितनी भी चीजें पूछी जाती है, फील्ड पार्टिकल ग्रेविटोन वीकेस्ट फोर्स है नेचर का, सेंट्रल फोर्स है, प्रोडक्ट लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इसकी रेंज क्या होती है? इनफाइनाइट। क्या होती है? लॉन्ग रेंज फोर्सेस है। चलो चलते हैं नेक्स्ट फोर्स पे। नेक्स्ट फोर्स क्या है आपका? वीक फोर्स। नेक्स्ट फोर्स क्या है आपका? वीक फोर्स। वीक फोर्स नाम से ऐसे लगता है कि वीकेस्ट फोर्स नहीं, वीकेस्ट फोर्स होगा, बट मैं आपको पहले बता चुका हूं यूनिवर्स का वीकेस्ट फोर्स कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो याद रखिएगा वीक फोर्स बराबर होता है 10⁻25 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वीक फोर्स कौन सी प्रोसेस के टाइम लगता है? तो याद रखिएगा बीटा डीके। जब बीटा का डीके होता है उस टाइम पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है क्या कहलाता है? वीक फोर्स। किन पार्टिकल के बीच में? बीटा डीके के टाइम कुछ एक पार्टिकल राइज होते हैं जैसे ब्रियोन, पाइमेजोन या क्वार्क। क्या? क्वार्क। इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? वीक फोर्स। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्या ये? शॉर्ट रेंज फोर्स है। रेंज होती है 10⁻15 to 10⁻16 मीटर। रेंज इसकी ये है।
पूछे तो बोसोन फील्ड पार्टिकल है वीक फोर्स का। बोसोन क्या है? फील्ड पार्टिकल है वीक फोर्स का। दिस इज ऑल अबाउट द वीक फोर्स। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। यानी कि इसका नेचर क्या है? अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कूलम्ब लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो प्रोडक्ट लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। और दो चार्ज पार्टिकल के सेंटर टू सेंटर कूलम्ब लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। तो यानी कि सेंट्रल फोर्स है और सेंट्रल फोर्स क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव। क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सा हुआ? कंजर्वेटिव हुआ। कौन सा हुआ? इसका फील्ड पार्टिकल पूछे तो फोटोन होता है। क्या होता है? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बराबर होता है 10⁻36 टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स का। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है 10⁻11 टाइम्स ऑफ वीक फोर्स का। ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट भी क्या आपकी इंपॉर्टेंट है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट और लास्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, जिस फोर्स के कारण न्यूक्लियस बाइंड अप है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में, न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। अब आपको पता है न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्या ये? शॉर्ट रेंज फोर्स है। और इसका साइज कितना होता है? न्यूक्लियर साइज के बराबर। कितना? 10⁻⁻15 मीटर का साइज होता है, इसका रेंज होता है। इस रेंज के अंदर ये फोर्स लगता है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ये है न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स 10⁻2 टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स 13 टाइम्स ऑफ वीक फोर्स। 2 टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, 13 टाइम वीक फोर्स और 10⁻38 टाइम है ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका फील्ड पार्टिकल पूछे तो ग्लूऑन्स। इसका फील्ड पार्टिकल पूछे तो ग्लूऑन्स। अब कई बार एग्जाम में या बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स है तो न्यूक्लियस बना कैसे? क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में एक और फोर्स लगता है न्यूक्लियर फोर्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है 10⁻2 टाइम्स। इसके कारण प्रोटॉन प्रोटॉन बाइंड अप है, तभी जाके न्यूक्लियस बनता है। पहली चीज तो ये चारों फोर्स हैं। इसके बाद चलते हैं फिजिकल क्वांटिटी पे। इसके बाद चलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी पे। होती क्या है फिजिकल क्वांटिटी? अभी 2 लॉ पढ़े। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। F इज इक्वल टू G M1 M2 बाय R स्क्वायर। सोचिए, जिनको ये नहीं पता F क्या है, Q क्या है, R क्या है, F क्या है, M क्या है और R क्या है, क्या वो एक्सप्लेन कर पाएंगे लॉ को? नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स के किसी लॉ को समझने के लिए जो क्वांटिटी हमारी हेल्प करती है, फिजिक्स के किसी लॉ को समझने के लिए जो क्वांटिटी हमारी हेल्प करती है, उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फोर्स, चार्ज,
डिस्टेंस, मास, ये सारी की सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद टर्म आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल वो होती है जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट हो। तो फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अनदर फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये इंडिपेंडेंट होती है। एग्जाम्पल, मास, लेंथ, टाइम, ये सारी की सारी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? सारी सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट क्या है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से बनकर, हेल्प से मिलकर बने, उनको क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो देखिए मास, ये रहा मास, डिस्टेंस यानी कि लेंथ, टाइम यानी कि टाइम, जो फंडामेंटल की हेल्प से मिलकर बने उन्हें क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल को छोड़कर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो किस कैटेगरी में आती है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सारी की सारी क्या है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? सारी की सारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। बोलो क्लियर है क्या? चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल पे डिपेंड नहीं कर रही, फंडामेंटल पे डिपेंड नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल देखिए, दो टाइप की होती है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड। प्लेन एंगल 2D प्लेन में बना हुआ एंगल प्लेन एंगल कहलाता है। एग्जांपल, ये एक सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस r है, आप A से B तक गए, A से B तक गए तो लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क की लंबाई ले ली s और ये रेडियस भी r। जब A से B तक गए तो सेंटर पे कितना एंगल बनाया? थीटा। आपको पता है सर्कल क्या है? 2D प्लेन में बना हुआ है और 2D प्लेन में बना हुआ एंगल क्या कहलाता है? प्लेन एंगल। क्या कहलाता है? प्लेन एंगल। तो देखिए प्लेन एंगल, प्लेन एंगल बराबर होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड में रेडियस, डिवाइड में रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क मान लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क है 1 मीटर, यूनिट है, और रेडियस ऑफ आर्क भी कितनी है? 1 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल। देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूनिट कैंसिल हो चुकी है। 1 बाय 1 कितना आया? 1 रेडियन। 1 रेडियन। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन। अब आया सॉलिड एंगल। क्या आया? सॉलिड एंगल। क्या आया? पहले मैं बताना चाहूंगा, न्यूमेरिकल्स में रेडियन यूज करना है, डिग्री यूज नहीं करना, और 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई रेडियन। मान लो एग्जाम में एग्जामिनर कह दे 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, आपको पता है 180 डिग्री में कितने रेडियन? पाई रेडियन। 1 डिग्री में कितना? पाई बाय 180, और 30 डिग्री में कितना? 30 इंटू 6 पाई बाय 6 रेडियन। तो याद रखिएगा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री को मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से। और रेडियन टू डिग्री करना है, रेडियन टू डिग्री करना है, तो रेडियन टू डिग्री करना है तो मल्टीप्लाई करना है 180 बाय पाई से, 180 बाय पाई से।
आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ये था प्लेन एंगल के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 3D प्लेन में बना हुआ एंगल, 3D प्लेन में बना हुआ एंगल क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल। 3D मान लेते हैं ये एक वॉल है, दीवार। आपने सामने से दीवार को काट लिया इतना, ये इतना काटा है तो कोई ना कोई तो इसका एरिया होगा, एरिया ए है। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, और इस सामने के होल को आपने अंदर तक काट दिया। कितनी डेप्थ तक? आर डेप्थ तक। कहां तक है? तो लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और डेप्थ भी होगी। तो कितने कोऑर्डिनेट चेंज हुए? 3। और 3D प्लेन में बना हुआ एंगल क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल। क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल। बराबर होता है सामने से एरिया कितना काटा डिवाइड में डेप्थ कितनी है, डेप्थ का स्क्वायर। सामने से एरिया कितना लिया, डेप्थ कितनी है, डेप्थ का स्क्वायर से डिवाइड कर दो किसको? एरिया से। क्या आ जाएगा? सॉलिड एंगल। यूनिट देखिए, मीटर स्क्वायर डिवाइड में मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ। यदि एरिया 1 है और डेप्थ भी 1 है तो आपका एंगल की वैल्यू कितनी आई? 1 स्टेडियन। वैल्यू कितनी आई? 1 स्टेडियन। क्लियर है पॉइंट यहां पे? तो सॉलिड एंगल को मेजर किया जाता है 1 स्टेडियन में। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सॉलिड स्फीयर सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? तो सॉलिड स्फीयर बनाता है 4 पाई स्टेडियन। सॉलिड स्फीयर सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाता है? सॉलिड स्फीयर सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाता है? आंसर 4 पाई स्टेडियन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद चलते हैं यूनिट पे। यूनिट कुछ भी नहीं होती। यूनिट एटम in which physical quantity is measured, atom in which physical quantity is measured, एटम जिसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी को मापा जाता है उसे यूनिट बोलते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी, जैसे क्या हुआ? मास। वैल्यू लेकर आए, मार्केट से खरीद कर लेकर आए, कितना? 5 किलोग्राम। तो मास को किसने मेजर किया? किलोग्राम में। तो किलोग्राम इसकी यूनिट है। किलोग्राम इसकी क्या है? यूनिट है। अब एक चीज देखिए, 5 किलोग्राम है, आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, कितना? 5000 ग्राम हुआ। 5 न्यूमेरिक वैल्यू N1, किलोग्राम यूनिट U1, 5000 न्यूमेरिक वैल्यू दूसरा और ग्राम दूसरी यूनिट। N1 U1 बराबर क्या आया? N2 U2। इसका मतलब NU is equal to constant, it means n reciprocal to unit। न्यूमेरिक वैल्यू यूनिट के रेसिप्रोकल होती है, इसी बोलते हैं क्वांटिटिव लॉ। यदि आपसे पूछे यूनिट को बढ़ा दे तो न्यूमेरिक वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा? यूनिट को बढ़ाओगे तो न्यूमेरिक वैल्यू छोटा हो जाएगा, और यूनिट को बड़ा करोगे तो न्यूमेरिक वैल्यू छोटा, और ये यूनिट को छोटा कर दोगे तो न्यूमेरिक वैल्यू बड़ा हो जाएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सिस्टम। combination of 2 or more physical quantity, combination of 2 or more physical quantity is known as system। 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का कंबाइंड सिस्टम में पढ़ोगे, कंबाइंड फॉर्म में पढ़ोगे, उसे सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम देखिए, सिस्टम मेनली पढ़ेंगे एनकेएस, CGS, FPS, एन मीटर,
के किलोग्राम, एस सेकंड है। मीटर किसकी? लेंथ की। किलोग्राम किसका? मास का। सेकंड किसका? टाइम का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एमकेएस के अकॉर्डिंग, सीजीएस के अकॉर्डिंग, एफपीएस के अकॉर्डिंग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है? तो इन तीनों सिस्टम के अकॉर्डिंग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है जी? 3 होती है। इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस कितना होता है? 3 होता है। आपका आंसर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। एमकेएस का दूसरा नाम है गियोर्गी सिस्टम, क्योंकि इसको बनाने वाला साइंटिस्ट कौन है? गियोर्गी है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है गियोर्गी सिस्टम के अंदर मास को किस में मापते हैं? गियोर्गी एमकेएस है और एमकेएस के अंदर मास को मापते हैं किलोग्राम में। क्लियर? सीजीएस का दूसरा नाम है गो सिस्टम। सीजीएस का दूसरा नाम क्या है? गो सिस्टम। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है गो सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंथ को किस में मापते हैं? गोस के अकॉर्डिंग लेंथ में मापते हैं सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर। एफपीएस सिस्टम को बनाने वाला साइंटिस्ट था विलियम स्ट्राउड, तो इसलिए इसका नाम क्या है? स्ट्राउड सिस्टम। क्या नाम है इसका? स्ट्राउड सिस्टम। ये दोनों बने थे फ्रांस में, इन्हें बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। ये बना था इंग्लैंड में, इसे बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। अब सुनिए बात, मोस्ट यूजफुल सिस्टम कौन सा है? एमकेएस है। एफपीएस सिस्टम कभी यूज नहीं होता, क्योंकि ये मोस्ट क्या है? न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। ये सबसे बड़ा सिस्टम है, इसलिए आसानी से न्यूमेरिकल सोल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक तो एक जगह 1 मीटर यूज करो, 100 सेंटीमीटर यूज करो, तो 1 मीटर से डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना आसान है। तो मोस्ट यूजफुल एमकेएस है। कौन सा यूज नहीं होता? एफपीएस सिस्टम में यूज नहीं होता। तो दीज आर द अबाउट एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। चलो चलते हैं आगे। एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ यूनिट इज नोन एज एसआई सिस्टम, फादर ऑफ सिस्टम। एसआई सिस्टम को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सिस्टम। क्या प्रॉपर्टी है इसकी? पहला, एसआई सिस्टम कोहेरेंट है। क्या है? कोहेरेंट है। कोहेरेंट सिस्टम है। समझे मेरी बात को? कोहेरेंट सिस्टम होता क्या है? कोहेरेंट सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जितनी भी फंडामेंटल और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इनको ड्राइव किया जा सकता है सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, विदाउट एडिंग एनी न्यूमेरिक वैल्यू। सिर्फ 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, रिजल्ट आ जाएगा। कोई न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे? कोहेरेंट सिस्टम। तो दूसरा रेशनल सिस्टम है। ये क्या है? रेशनल सिस्टम है। एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ऐसा यूनिट होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रेशनल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रेशनल सिस्टम बोलते हैं। रेशनल सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ऐसा यूनिट होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रेशनल सिस्टम बोलते हैं। थर्ड, एब्सोल्यूट सिस्टम है। क्या ये? एब्सोल्यूट सिस्टम है। एब्सोल्यूट सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटेशनल यूनिट नहीं होती। फिजिकल क्वांटिटी की ग्रेविटेशनल यूनिट इसके अंदर कैलकुलेट नहीं होती, इसलिए क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट सिस्टम। तो एसआई सिस्टम की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कोहेरेंट सिस्टम है, रेशनल सिस्टम है, और ये क्या है? एब्सोल्यूट सिस्टम है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद क्या है? एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है? 7 होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि एमकेएस के अकॉर्डिंग पूछे, एफपीएस के अकॉर्डिंग पूछे, सीजीएस के अकॉर्डिंग पूछे, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी? 3। बट एसआई के अकॉर्डिंग पूछे तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी? 7 होती है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, मैटर, ल्यूमिनस
मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, मैटर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास कुछ भी नहीं होता, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा कितनी है उसे मास बोलते हैं, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। नोट करते रहे, समझते रहे, मास क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा कितनी है वही मास है। जैसे इसका मास 5 ग्राम है, अब क्वांटिटी हटा दो 3 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी कम की तो मास भी कम हो जाएगा। वापिस ऐड करो क्वांटिटी, क्वांटिटी ऐड करोगे तो मास भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर चीज। इसके बाद लेंथ, दो बिंदुओं के बीच का जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। द गैप बिटवीन 2 पॉइंट, और इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है मीटर। टाइम, रीडिंग ऑफ योर क्लॉक, घड़ी आपको क्या पढ़ा रही है, रीडिंग ऑफ योर क्लॉक, घड़ी आपको जो पढ़ा रही है उसे क्या बोलते हैं, टाइम। और एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस कब स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई, दोनों टाइम के बीच का जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। इसके बाद है टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। कोई दो बॉडी है, कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, कोई वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है उसे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। और टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है। टेम्परेचर की प्रैक्टिकल यूनिट पूछे, कौन सी यूनिट, प्रैक्टिकल, डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की क्लिनिकल यूनिट पूछे, हॉस्टल के अंदर टेम्परेचर को किसमें मेजर करते हैं, डिग्री फारेनहाइट में, डिग्री फारेनहाइट में। प्रैक्टिकल डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या, केल्विन। करंट, करंट क्या होता है, किसी चीज का चलना, फ्लो करना, जैसे एयर करंट हवाओं को चलना। चार्ज करंट, चार्ज का चलना क्या कहलाता है, करंट। फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज कूलम, टाइम सेकंड। यदि 1 सेकंड के अंदर किसी वायर में 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ हो तो वहां पे कितना करंट फ्लो होगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। अब बचे दो, मैटर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मैटर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मैटर, मैटर, मैटर क्या होता है, उन सभी चीजों को मैटर बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं जिनका मास हो, जिनका वॉल्यूम हो, जिनकी डेंसिटी हो, और रखने के बाद ऑक्यूपाई सम स्पेस। वो सारी की सारी चीजें विच हैव मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस व्हेन प्लेस्ड आर, ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज मैटर। और मैटर की एसआई यूनिट क्या होती है, मोल। मैटर की एसआई यूनिट क्या होती है, मोल। 1 मोल सब्सटेंस कब होता है, 1 मोल कब कहेंगे, सब्सटेंस की 1 मोल है यदि किसी पदार्थ के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाए तो उस सब्सटेंस को बोलते हैं 1 मोल। क्या बोलते हैं, 1। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर 22.4 लीटर, यदि 22.4 लीटर वैल्यू है कब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उसे भी क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो 22.4 लीटर 1 मोल, 44.8 लीटर पूछे तो 2 मोल, और यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगैड्रो के बराबर है, एवोगैड्रो के बराबर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो उसे भी क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1। लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। होती क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये बल्ब है, सोर्स है, ये लाइट बाहर की ओर फैल रही है, लाइट बाहर की ओर फैल रही है, कितनी फैल रही है, कितनी फैल रही है, वो क्या कहलाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फॉर एग्जांपल देखिए, ये कोई बल्ब है, ये लाइट की बीम है, ये लाइट की
बीम है, ये सॉलिड एंगल है थीटा। सॉलिड एंगल क्या है? ये थीटा। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी बराबर होती है लाइट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल लाइट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल इज नोन एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लाइट एनर्जी पर यूनिट एरिया इसे बोलते हैं फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। फ्लक्स होता है क्या? ल्यूमन। सॉलिड एंगल क्या? स्ट्रेडियन। ल्यूमन पर यूनिट स्ट्रेडियन इज नोन एज कैंडेला। कैंडेला इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ये किसके बराबर होता है? ल्यूमन पर स्टेडियन। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझाई होगी। आप इन चीजों का रिवाइज करें। कल मैं नया टॉपिक लेकर आ रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा, सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा और एरर रहेगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, और आज इवनिंग के अंदर इसके आपको सीट भी मिल जाएगी। तब तक आप क्या करें? सीट को तैयार करें। थैंक यू।